हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी क्लास 8 का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इब्न निशा जर्मनी में। ये इनका एक सफ़रनामा है और वो इन्होंने अपने ज़बान में बयान किया है कि उनके साथ जर्मनी में क्या हुआ और क्या उन्होंने वहाँ देखा। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। इंग्लिस्तान यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन के अलावा कहीं पर भी जाते हैं, ज़बान का मसला आता है। हमारे लिए नहीं, यानी कि हम जो जाते हैं हमारे लिए नहीं होता, इस मुल्क के उस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। यानी हम तो अंग्रेज़ी में बात कर लेते हैं, इंग्लिश में अच्छे से बात कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। हम तो अच्छे से अंग्रेज़ी बखूबी अदा कर देते हैं ताकि लोग समझ सकें, लेकिन यही लोग नहीं समझ पाते। ये सच है कि कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी समझने में कासिर रहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, इंग्लिस्तान यानी कि ब्रिटेन वाले भी उनकी अंग्रेज़ी समझने में उनको मुश्किल आती है, कासिर रहते हैं। लेकिन ऐसा फ़क्त कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। लंदन में हमने जब कभी कंघा खरीदना चाहा, खरीद लिया। हैम्बर्ग में नहीं खरीद सके। लंदन में हमने हमेशा कंघा अगर खरीदना चाहा, खरीद लिया, लेकिन हैम्बर्ग में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। हैम्बर्ग में उस रोज़ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमें एक पब्लिशर से मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था। हैम्बर्ग में आम बड़ी रेलवे के अलावा दो तरह की शहरी रेलें चलती हैं। रेल यानी कि ट्रेन चलती हैं वहाँ पर, दो तरह की। मैं एक यू बान यानी अंडरग्राउंड और दूसरी एस बान यानी ज़मीन की सतह से एक मंजिल ऊपर चलने वाली। दो चलती हैं, एक तो एस वाली और एक यू वाली। यू वाली अंडरग्राउंड होती है और एस वाली एक मंजिल ऊपर चलती है ज़मीन से। हमने अपने सफ़रनामा आवारा गर्दी डायरी में बर्लिन की एस बान का जिक्र किया है। तो वो जो अपना सफ़रनामा लिख रहे थे अपनी डायरी में, उसमें इन्होंने एस बान का जिक्र किया है, क्योंकि इससे हम और मौलवी महबूब आलम पैसा अखबार वाले सफ़र करते रहते हैं। यानी कि कौन कौन सफ़र करता है, एक तो वो खुद इब्न निशा और दूसरा मौलवी महबूब आलम। वो 1900 में उन्होंने 1900 में सफ़र किया था और 1967 में मैं खुद उन्होंने किया है 1967 में। तो ये जिक्र एस बान के स्टेशन का है। यानी कौन सा, किसके स्टेशन का है? एस बान के स्टेशन का। और हैम्बर्ग में हवा चलने का है, यानी कि उस वक्त हवा चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे गेसू, ये गेसू कहते हैं बालों को, बेतरह परेशान हो रहे थे। हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर रश्क आया कि कितनी भी हवा चले, उनको ऐसी प्रॉब्लम पेश नहीं आती है। जो उनके दोस्त हैं उनको नहीं आती, यानी कि हो सकता है उनके बाल नहीं हो। हमारे तर्जमान मास्टर केदरलेन तो टिकट लेने चले गए। हमने एक दुकान पर कंघा खरीदना शुरू किया और खरीदते चले गए जब तक वो टिकट लेने गए और ये कंघा खरीदने। कौम तो खैर वो क्या समझता। हमने अपने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया, यानी कि वो कौम कहते तो वो नहीं समझ पाता, तो उन्होंने इशारे से बताया। इसी उसने पहले क्रीम की एक शीशी पेश कर दी। हमने रद्द कर दी तो शैम्पू का एक ट्यूब दिखाया। उस पर हमने हामी ना भरी तो वो बालों की एक विग दिखाने लगा। हमने बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर दिखाई, टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली, लेकिन उसकी समझ में ना आई। यानी कि पूरा उन्होंने इशारा करके दिखाया है, लेकिन वो नहीं समझा। जाने वो अपने कंघे और दूसरे सामान को कैसे बेचता होगा। इतने में मास्टर कैदरलेन आ गए और ना कोई लफ्ज़ कहा और दुकानदार से झट बहुत सारे कंगे निकाल कर सामने रख दिए। उन्होंने कोई लफ्ज़ भी नहीं कहा, फिर भी उसने सारे कंगे वहाँ उनके सामने रख दिए। आज की सुनिए कि
اتوار کا دن ہے اور عین اس وقت بھی گرجا کا گھنٹا بج رہا ہے، یعنی کہ اتوار کے دن کس کا؟ گرجا گھر کا، یعنی کہ چرچ کا گھنٹا بج رہا ہے۔ صبح اٹھ کر ہم نے شیو کا سامان نکالا اور صابن لگایا، بلیڈ تلاش کیا تو ندارت یعنی کہ نہیں ملا، سوٹ کیس کا کونا کونا چھان مارا، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر صابن پوچھا، بال بنائے، سوٹ پہنا اور نیچے کو کاؤنٹر پر گئے اور پوچھا بلیڈ کہاں خریدے جا سکتے ہیں؟ اس بھلے آدمی نے جانے کیا سمجھا، بولا اچھا تو آپ جا رہے ہیں، آپ کا بل بنا دوں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، ہماری صورت سے اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم فقط شیو کرنا چاہتے ہیں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بتایا، بولا اچھا لیکن آج تو سب دکانیں بند ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جاؤں اور قسمت آزماؤں۔ غنیمت ہوا کہ یہ ہوٹل جسے ہم ہاں جی، یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ ان کو بتایا ہے کہ کہاں پر ان کو بلیڈ مل سکتی ہے، اگر وہ اسٹیشن جائے تو ہو سکتا ہے وہاں ان کو مل جائے۔ غنیمت ہو کہ یہ ہوٹل جسے ہم ہوٹل جنسر گوٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کا نام ہوٹل شیشر ہوف یاد رکھنے کی کوئی ترکیب نہیں جس سے ہمیں یہ نام یاد رہے۔ اسٹیشن سے فقط 15-20 منٹ کی راہ پر واقع ہے۔ کتنی دور ہے؟ صرف 15-20 منٹ کی دوری پر یہ ہے۔ چنانچہ ہم نے صبح کی ٹھنڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا، پھر یہ اسٹیشن کی طرف گئے۔ اس وقت 9 بجنے کو تھے، لیکن سڑک پر نہ آدم نہ آدمزاد۔ 9 بجنے والے تھے لیکن کوئی بھی آدمی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا اسٹیشن گھوم گئے، مٹھائی کی دکانیں کھلی تھیں، ناشتے والے تھے، اخبار والے تھے، تمباکو اور سگریٹ والے تھے، لیکن ہمارے مطلب کی چیز بیچنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم مایوس ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اچھا داڑھی بڑھا لیں گے، یہی سوچ رہے تھے کہ اگر نہیں بنا پائے تو کیا کر لیں گے، اپنی داڑھی بنا لیں گے، نہیں ملا بلیڈ تو آج کل فیشن میں داخل ہے۔ لیکن اتنے میں ایک کولکی نظر آئی، چھوٹی سی، ان کو کنگھے والے تجربے کی وجہ سے اب ہم نے اپنی زبان دانی پر دھار رکھ کر گئے، یعنی کہ اپنے منہ سے وہ کچھ بولیں گے، نہ صرف ڈکشنری سے بلیڈ کا ترجمہ دیکھ لیا تھا بلیڈ، بلکہ یہ بھی یاد کر لیا تھا کہ شیو کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ ریزرین کم پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم رہے کہ ریزر کا لفظ یہی سے نکلا ہے۔ ریزر کہاں سے نکلا ہے؟ اسی سے نکلا ہے، ریزر سے، یا پھر یہ ریزر میں سے نکلا ہوگا، دونوں ہی مطلب ہو سکتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ وہاں کھڑکی خالی تھی، لیکن اتنے میں ایک بڑی بھی آ گئی۔ ہم نے سوچا کہ جلدی سے ہم پہنچ جائیں گے، اور وہ بڑی بھی ہم سے پہلے پہنچ گئی۔ ہم نے پہلے بلیڈ کہا، پھر ریزرین، اور پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرا، بولے مین بلیڈ، یو مین بلیڈ، اور بلیڈوں کا پیکٹ اٹھا کر دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچاری کو جرمن نہیں آتی تھی، صرف انگریزی آتی تھی، مطلب وہ اس کی بات سمجھ گئے۔ ہماری طرح دونوں زبانیں پر قادر معلوم نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اس کو دونوں جو زبانیں تھی وہ نہیں آتی تھی، اس طرح ہمیں نہیں آتی اس کو بھی نہیں آتی تھی۔ کل شام ٹیکسی والے نے ہماری گنت تاگ کے جواب میں بڑا صحیح مخرج اور گڈا یوں کہا، اور پھر انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ہم نے کہا میاں خوب انگریزی بولتے ہو، ہمارے مقابلے کی نہ سہی پھر بھی خاصی اچھی ہے۔ بولا جی میں لندن کا رہنے والا ہوں، یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں، انڈیا میں بھی رہا ہوں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے پھر اپنا احوال بتایا۔ ہم نے پاکستان اور کراچی کا نام لیا۔ بولا لاہور بڑا
खूबसूरत शहर है। हमने कहा कैसे मालूम हुआ? बोला मैं 6 साल तक आटा की कंपनी में रहा हूँ जो लाहौर और अमजार के दरमियान वाक़ है। आटा की और अमज़ा तो हमारी समझ में ना आया, लेकिन मज़ीद तफसील ये मालूम हुई कि 1920 से 1926 तक वहाँ रहे हैं। फ़ौज में मेजर थे। हमने कहा उर्दू में क्या उर्दू बोलते हो? उसकी समझ में ना आया। हमने अंग्रेज़ी में यही सवाल किया तो बोला हम ऑफिसर था और ब्रिटिश आर्मी में था। हमारा छोटा लोग सिपाही लोग नेटिव से मिलता था, हम नहीं मिलता था। आखिर हमने कहा तुम्हारी कंपनी का नाम हमारी समझ में नहीं आया। अटाकी तो कोई जगह नहीं, अटारी हो शायद, यानी कि अटाकी तो कोई जगह नहीं है। बोला हाँ हाँ अटारी अटारी अटारी, यानी कि वो नाम भूल रहा था। अमरजा के बारे में भी हमने कहा ये अमृतसर की खराबी मालूम होती है। उसने तस्दीक की ये मेजर था थॉमस साहब, जुरूना जातुल्ला मियाँ से नाता था। बस यहीं रहते थे। साल 2 साल में लंदन भी हो आते थे। बोले मेरे लिए सब जगहें बराबर हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं इंडिया में रहा, फ़िलिस्तीन में रहा, जर्मनी जानता हूँ, फ्रेंच जानता हूँ, इटालियन जानता हूँ, स्पेनवी जानता हूँ। हमने कहा अच्छा मेजर साहब हमारी मंजिल आ गई, हमें उतारिए। हमने मेजर साहब को थोड़ी सी बख्शिश भी दी और उन्होंने थैंक यू कहा। म्यूनिख की जो बीबी हमारे पल्ले पड़ी वो बहुत शाइस्ता और नस्तालिक थी। पल्ले पढ़ना का लफ्ज़ तो खैर बहुत वसी मफ़हूम है, यानी कि बहुत बड़ा है पल्ले पढ़ना, कि हमारे गले पड़ गई लगता है और कई गलत फहमियों का जन्म दे सकता है। हमारा मतलब ये है कि हमारे साथ बतौर गाइड थी, यानी कि ऐसा कहना कि हमारे पल्ले पड़ गई वो चीज़ गलत भी है। तो क्या कहना सही है कि वो हमारे गाइड थी, हमें गाइड कर रही थी वहाँ पर, और तो बहुत कुछ जानती थी, हत्ता कि हमारे मुल्क का नाम भी सुन रखा था, लेकिन हमारी ज़बान का नाम सुनकर हंसी। बोली उर्दू? हमने तहसीकी कर अरंदू नहीं उर्दू। कोई 3 दिन के बाद उनको ये नाम याद हुआ। हमने उनको मुख्तसर अल्फाज में बताया कि करोड़ों आदमियों की ज़बान की अजीम अदब हमारा क्या मकाम है, कैसे हम वहाँ सर हत्ता के अनासर का भी कोई मौका महल होता है। हमने मौसूफ़ा से कहा तो आप अपने साहब से यूँ समझ लो कि जैसे जर्मन अदब में गोटे हैं, कुछ ऐसे ही उर्दू अदब में भी हैं। फैज़ के 2-3 इशार का तर्जुमा भी सुनाया कि ये हमारा नमूनाए कलाम है, यानी कि उन्होंने उर्दू के बारे में काफ़ी सारी तफसीलात उनको बयान करी कि हमारी ज़बान ऐसी नहीं है, हमारी ज़बान काफ़ी लोगों में मकबूल है। बहुत खुश हुई और बस उन्हें खुश करना ही हमारा मकसद था। फैज़ साहब रोज़ वग़ैरह में हमारे इशार अपने नाम से पढ़कर रंग जमाना चाहिए तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तो ये उनका सफ़रनामा था, किसका? इब्न निशा का, कि उन्होंने अपने हालात के बारे में बताया कि वो जर्मनी गए, जब हैम्बर्ग गए तो उनको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किस तरह से उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़बान दूसरों को समझाई और दूसरों की ज़बान खुद भी समझी। अब अल्फाज और मायने देखेंगे। फरवाकश होना, क़याम करना या उतरना। नादिर होना, किसी का बिल्कुल ना होना। गनीमत, बची हुई चीज़।
मायूस, नाउम्मीद, कतरा, सफ़ा, लाइन, कतार, सफ़ा या लाइन। मुल्क की गौरैया हमारे आने की खबर सुनकर कतार दर कतार खड़ी हो जाती, यानी कि लाइन लगाकर खड़ी हो जाती। अनासर अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ का, हत्ता के अनासर का भी होना कोई मौका। इब्न निशा कहाँ गए हुए थे? जवाब, इब्न निशा जर्मनी के शहर हैम्बर्ग गए हुए थे। सवाल नंबर 2, इब्न निशा ने कंघा खरीदने के लिए क्या क्या इशारे किए? जवाब, उन्होंने बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर दिखाई, टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली और बालों में उंगलियों से कंघा करके बताया। सवाल नंबर 3, टैक्सी ड्राइवर कौन था और कौन कौन सी ज़बानें जानता था? जवाब, टैक्सी ड्राइवर लंदन का रहने वाला और ब्रिटिश आर्मी का साबका ऑफिसर था। वो अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू, जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनवी ज़बानें जानता था। सवाल नंबर 4, बड़ी बी ने ब्लेड खरीदते वक्त इब्ने निशा की क्या मदद की? जवाब, बड़ी बी इब्ने निशा का इशारा फ़ौरन समझ गईं और उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर ब्लेड का पैकेट निकालकर उन्हें दिया। सवाल नंबर 5, इब्ने निशा ने म्यूनिख में खातून को किस तरह खुश किया? जवाब, इब्ने निशा ने जर्मन ज़बान में खातून की तारीफ़ की और कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अब इसकी खाली जगह देखेंगे। कौम तो खैर वो क्या समझता, हमने, यहाँ पर कौम बेटा इस तरफ आएगा, हमने बालों में उंगलियां से क्या किया? कंघा करके दिखाया। उसने पहले क्या दी? क्रीम दी थी और की शीशी पेश की। हमने रद्द कर दी तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई। उस पर हमने हामी ना भरी तो वो बालों की एक विग दिखाने लगा। हमने बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर दिखाई तो टेढ़ी मांग निकाली और सीधी मांग निकाली। इस तरह से आप इनको भर लेंगे। उसके बाद आते हैं लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना। कतार, टिकट खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। दूसरा लफ्ज़ है मकसद, हमारे सफ़र का बुनियादी मकसद एक पब्लिशर से मिलना था। शाइस्ता, वो एक शाइस्ता और महज़ब इंसान है। फरवख्त, ये दुकान किताबों की फ़रोख्त के लिए मखसूस है। अब इसमें क्या करना है बेटा, आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जो वाहिद है उनकी जमा बनानी है और जो जमा है उनके वाहिद बनाने हैं। जैसे यहाँ पर तरकीब है, ये क्या है? वाहिद है, इसकी जमा क्या हो जाएगी? तरकीबें। दुकान, दुकानें। अब यहाँ पर उंगलियाँ क्या है? ये जमा है, इसकी वाहिद हो जाएगी उंगली। तहरीरें, तहरीर। राह, राहें। मंशाई, मंशा। ज़बानो, ज़बान। खराबी, खराबियाँ। खूबियाँ, खूबी। इस तरह से हम इन अल्फाजों को करेंगे। उसके बाद है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने। मुतज़ाद बोलते हैं बेटा अपोजिट वर्ड्स को, विलोम शब्द को। बूढ़ा, जवान। होशियार, बेवकूफ़। खुश, गम। मगरिब, मशरिक़। बाकायदा, बेकायदा। ठीक है, ये आपकी मश्क भी पूरी मुकम्मल, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।